नमस्कार, आज हम यहाँ पर क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कर रहे हैं और विषय का नाम है नागरिक शास्त्र। तो ये चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान। आज इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इस पाठ के या चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल खेलने के लिए वो कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं। इसी तरह से क्या-क्या होता है कि जो बड़े समाज होते हैं उसमें अलग-अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के ज़रिए तय किया जाता है कि उस जो समुदाय है उसमें जो लोग रहेंगे वो किस-किस नियम का पालन करेंगे। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, संविधान कहा जाता है। तो आधुनिक देशों में जो यह सहमति है वो लिखित रूप में पाई जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान, इसी दस्तावेज को। अब किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोई भी देश है तो उसको संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो वो सन था 1934 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो उनकी अधिकृत नीति थी उसमें पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को रखा। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया और 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। तो प्रारूप तैयार कब हुआ था? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं और ये संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। कि वो अपना देश कैसे चलाएंगे, तो इन नियमों को अपने ध्यान में रखकर इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। जो आदर्श हमेशा रहने चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाता है और सरकार किस तरह की होगी ये भी तय किया जाता है। तो नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1990 में वहाँ संघर्ष हुआ, उसके बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में क्या हुआ? राजा ज्ञानेंद्र ने गाँव में माओवादी संगठनों के बढ़ते हुए प्रभाव का बहाना बनाकर कि यहाँ पर माओवादी जो संगठन है उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और नवंबर 2005 में फिर क्या हुआ? माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी और लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और 2008 वो सन था जबकि
राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में हैं। ये यहाँ पर इसके चित्र हैं। तो नेपाल में लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तथा तय करने में संविधान बहुत भूमिका अदा करता है। तो जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है या राज्य व्यवस्था है, तो वहां पर संविधान का बहुत ही बड़ा रोल होता है। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है कि कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर ये बच्चे जिद कर रहे हैं कि पहले हम खेलेंगे, पहले हम खेलेंगे। तो इन्होंने वोटिंग करी, तो जिसमें ज़्यादा संख्या में वोट पड़े उनको मौका मिला खेलने का। इस तरह से अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं और बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें कि अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा पट्ट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। तो जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर सामुदायिक वर्चस्व या फिर इंटर कम्युनिटी वर्चस्व भी कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे इंट्रा कम्युनिटी या अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। लंबे दौर में यदि तानाशाही शासन हो तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा, जहाँ के भी वो लोग हैं। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक-एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्रों के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। तो 1946 में जो संविधान सभा गठित की गई, उसमें 300 लोगों का योगदान था। लगभग भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा ही एक थी, न ही एक धर्म था, न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत
और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। यहाँ पर दिखाया गया है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, जो कि भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है और उन्होंने इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। तो पहला आयाम है इनका संघवाद। संघवाद को फेडरलिज्म भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्रीय स्तर पर भी, जैसे कि सेंटर में है, और एक राज्य स्तर पर जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबकी अलग अलग सरकारें, राज्य सरकारें। पंचायती राज्य व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। तो 3 स्तर हो गए। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यही फेडरलिज्म है कि इतने स्तर पर, एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार का होना। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। जो भी राज्य हैं उनको राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। यदि हम राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो उसमें फिर केंद्र सरकार के कानून काम आते हैं। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। उनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। जो सूची दी हुई है उनमें कि ये मामला है तो ये राज्य सरकार देखेगी, ये मामला है तो ये केंद्र सरकार देखेगी। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकारों के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। उन्हें ही संविधान अपना ताकत देता है। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ऑस्टिन जी 1966, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, क्लैरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड। नीचे चित्र में दर्शाया गया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। तो दूसरा आ गया अब यहाँ पे आयाम, ये है संसदीय शासन पद्धति। तो संसदीय शासन पद्धति क्या है कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि प्रत्येक अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि
कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। ये क्या हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों का की जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका कहा जाता है उसको। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाल राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है। चौथा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार तो हैं ही, उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व भी हैं। तो यही काम करते हैं कि जैसे कोई सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है तो इसमें इनका रोल होता है नीति निर्देशक तत्वों का। तो यहाँ पर ये है कि जो संविधान के सदस्य थे वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। अब भारतीय संविधान में जो उल्लिखित मूल अधिकार हैं वो ये हैं। पहला है समानता का अधिकार। इसके अनुसार कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय
अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी